गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ सिंगुलर पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंड हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो सिंगुलर पॉइंट्स होंगे, अगर देखा जाए, अगर जस्ट मोटी मोटा देखा जाए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स। एक होगा आइसोलेटेड, दूसरा रहेगा नॉन आइसोलेटेड। नॉन आइसोलेटेड में हमको ये देखना था कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे। इन दैट केस हो सकता है कि वहाँ पर हमारे पास सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। जो एन टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिसको आइसोलेट ना कर पाए फ्रॉम द नेबरिंग सिंगुलर पॉइंट, उसको बोलते थे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। दैट इज नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट भी उसका नाम होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट हम लोग मेन यही रहेगा, जो मेन हमारे पास होने वाला है, दैट इज द आइसोलेटेड आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट में हमारे पास अभी तक दो देखे थे कि हमारे पास एक रिमूवल सिंगुलर पॉइंट था। इसका मतलब क्या था कि अगर हम लोग उसको, हम लोग के पास सिंगुलर पॉइंट कब आता है, अगर हम लोग को चेक करना है। ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ पर एक बार टर्म्स लिख देता हूँ, नोट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेट एफ जेड इज इक्वल टू, लेट ये हमारे पास टर्म है जी जेड डिवाइड बाई फाइव जेड। ठीक है, मैंने इस तरह से इस टर्म में लिख दिया। ठीक है, लेट हमारे पास कोई फंक्शन था, इस टर्म में लिखा गया है वेयर वेयर जी जेड एंड फाइव जेड आर एनालिटिक फंक्शन। ये हमारे पास कैसे हैं, एनालिटिक फंक्शन हैं। एनालिटिक फंक्शन आप लोग सिंपली, अगर हम लोग सिंपली फंक्शन को देखा जाए तो आप लोग को आइडिया है कि एनालिटिक कब होगा कब नहीं होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दो टर्म में कर रहा हूँ, मतलब एक हमारे पास डिवीजन वाला टर्म आ रहा है जी जेड डिवाइड बाई फाइव जेड, और इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग देखा जाए इंडिविजुअली, तो हमारे पास कैसे हैं, एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, तो फाइव जेड हैज सिंगुलर पॉइंट, यहाँ पर आप देन लगा सकते हैं। देन फाइव जेड हैज सिंगुलर पॉइंट्स एट जेड एट जेड। ठीक है, एट जेड फॉर विच फाइव जेड इज जीरो। एट जेड पॉइंट्स, ठीक है, एट हैज सिंगुलर पॉइंट्स एट जेड पॉइंट्स फॉर विच फाइव जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। आप सिंपली बोल सकते हैं कि हमारे पास जहां पर फाइव जेड की वैल्यू जीरो आ रही है, ऐसे सभी पॉइंट्स क्या होने वाले, सिंगुलर पॉइंट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या देगा, जो भी पॉइंट्स यहाँ से आने वाले हैं, जो भी पॉइंट्स आएंगे, जेड की जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, जो भी हमारे पास पॉइंट्स रहेंगे जहां पर हमारे पास डिनोमीटर जीरो होने वाला है, दैट्स करेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास क्लासिफिकेशन क्या क्या था, हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, हम लोग इसको देख रहे हैं अभी, ये नोट में आप साइड में लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट था रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। ये आप लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास कोई सिंगुलर पॉइंट है, अगर हम लोग उसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करते थे, तो प्रिंसिपल पार्ट में कोई भी टर्म नहीं बचता था, सभी टर्म क्या हो जाते थे, गायब हो जाते थे। मतलब नो नेगेटिव टर्म्स, नो नेगेटिव पावर टर्म्स वहाँ प्रेजेंट होता था। तो यहाँ पर हमारे पास अगर जेड नॉट देखा जाए, इसके अबाउट हम लोग अगर एक्सपेंशन करते थे, तो एफ जेड क्या कंटेंट करता था, ओनली एंड ओनली रेगुलर पार्ट को कंटेंट करता था, जेड माइनस जेड नॉट पावर एन। ठीक है, एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, सिर्फ और सिर्फ यही पार्ट होता था। तो हम लोग बोलते थे कि हमारे पास ये जो टर्म रहेगा, लाइक दिस, तो हम लोग जेड नॉट को क्या बोलते थे, जेड नॉट को हम लोग बोलते थे रिमूवल सिंगुलर पॉइंट। यह बात क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट नहीं होता था। ये लॉरेंस सीरीज लिखा गया है, ये क्या है, लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन है अबाउट जेड नॉट। सेकेंड हमारे पास था नॉन इसेंशियल नॉन इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट, नॉन इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट।
इसको हम लोग सेकेंड नाम देते थे, पोल भी बोलते थे इसको, पोल भी बोलते थे इसको। इसका मतलब क्या था कि अगर हम लोग इसका लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन करें अबाउट जेड नॉट, तो हमारे पास जो फंक्शन रहेगा, फंक्शन है सम फाइनाइट टर्म्स इन द प्रिंसिपल पार्ट, एन इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट। यह रेगुलर पार्ट में जो भी टर्म्स रहे, दैट डजेंट मैटर, रेगुलर पार्ट की बात नहीं कर रहे। हमारे पास जो मेन रहेगा, जो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा, दैट इज द प्रिंसिपल पार्ट। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनाइट टर्म्स रहेंगे, एन इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट नहीं जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर कोई एक फाइनाइट टर्म्स रहेगा, एम तक जाएगा, लेट्स बी एन डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नॉट पावर एन। तो एम इसका क्या हो जाएगा, जो एम पावर रहेगा, जो मैक्सिमम पावर रहेगा, वही आपका क्या होता था, ऑर्डर ऑफ द पोल। एम को बोलते थे ऑर्डर ऑफ पोल बोलते थे, ऑर्डर ऑफ पोल बोलते थे। तो ये हमारे पास नॉन इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट और पोल हो गए, ये हम लोग डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में। नेक्स्ट जो रहेगा, जो थर्ड रहेगा, थर्ड एंड लास्ट रहेगा, दैट इज द इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, थर्ड है इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट, इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट क्या होने वाला है, अगर हम लोग इसका लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन करें, जो भी फंक्शन गिवन है अबाउट जेड नॉट, देन प्रिंसिपल पार्ट कंटेन्स इनफाइनाइट टर्म्स। वहां पर लिमिटेड टर्म्स नहीं रहेंगे, इनफाइनाइट टर्म्स रहेंगे। ठीक है, लॉरेंस सीरीज ऑफ एफ जेड अबाउट जेड नॉट contains infinitely many terms in principal part, इन प्रिंसिपल पार्ट। प्रिंसिपल पार्ट आर सिंगुलर पार्ट, आप समझ पा रहे होंगे। जो हमारे पास एक दो पार्ट था, एक तो रेगुलर पार्ट होता था, दूसरा होता था प्रिंसिपल पार्ट। इसको प्रिंसिपल पार्ट बोलते थे और सिंगुलर पार्ट बोलते थे, ये आपको आइडिया होगा। इसको हम लोग प्रिंसिपल पार्ट बोलते थे और सिंगुलर पार्ट बोलते थे। मेनली जो बोला जाता है प्रिंसिपल बोला जाता है। ठीक है, मैं जो टर्म यूज कर रहा हूँ डिफिनेशन में, वो प्रिंसिपल यूज कर रहा हूँ। लॉरेंस सीरीज ऑफ एफ जेड अबाउट जेड नॉट कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, ओके। इसका मतलब देखने में कैसा रहेगा, अगर आप देखोगे तुम्हारे पास जो फंक्शन रहेगा, इट इज लाइक, जो एक्सपेंशन रहेगा, लॉरेंस सीरीज रहेगा, एन इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट ई एन जेड माइनस जेड नॉट पावर एन प्लस समेसन बी एन इक्वल टू वन टू। अब यहाँ पे कितने टर्म आएंगे, इनफाइनाइट टर्म्स आने वाले हैं, वन से इनफाइनाइट तक जाएगा, बी एन डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नॉट पावर एन, लाइक दिस। इनफाइनाइट टर्म्स होने वाले हैं। अगर हमारे पास टर्म्स की संख्या इनफाइनाइट आ रहा है इन प्रिंसिपल पार्ट, तो हम लोग बोलने वाले हैं कि जो सिंगुलर पॉइंट है, जो जेड नॉट है, कैसा है, इट इज इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग बोल पाएंगे, एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल लीजिए, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेना है, एग्जाम्पल लेते हैं। लेट, अगर हमारे पास कैसा है, एफ जेड इज इक्वल टू, एफ जेड इक्वल टू, एग्जाम्पल अगले पेज पर लेंगे, जगह नहीं है तो आप लोग डिफिनेशन नोट कर लीजिए, अगर एग्जाम्पल अगले पेज पर लेंगे। ठीक है, तो जो टर्म्स अगर नोट में लिखवाया जाता है, उसको भी आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक है, सम टर्म्स, इसको भी आप लोग नोट करें। ओके, नोट कीजिए इसको आप लोग। फाइनाइट टर्म्स नहीं है, देयर आर इनफाइनाइट टर्म्स इन द प्रिंसिपल पार्ट। अगर प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट टर्म्स रहेंगे, तो इसको हम लोग बोलने वाले हैं इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। जेड नॉट इज कॉल्ड इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। अब इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास इसेंशियल वर्ड दो बार यूज हो रहा है, इसेंशियल वर्ड दो बार यूज हो रहा है, नॉन आइसोलेटेड में भी था और यहाँ भी था। ठीक है, तो अगर नॉन आइसोलेटेड रहेगा, तो उसको आप नॉन आइसोलेटेड बोलिए या नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल बोलेंगे, दैट्स ओके। अगर आइसोलेटेड है, तो यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी है। तीन पॉसिबिलिटी क्या था, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट, नॉन इसेंशियल और पोल, एंड थर्ड इज इसेंशियल।
डन हो गया सभी लोग का? ओके, तो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, लेट एफ जेड इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 1 / इसको हम लोग लिख सकते हैं लाइक z-1 कर लें। ठीक है, एक्सपोनेंशियल 1 / सिंपल सा एग्जांपल लिया गया है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। अगर इसे इसेंशियल में पूछेगा तो हमारे पास ऐसे एग्जांपल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसेंशियल में और भी क्या होगा अगर लिखना है तो हम लोग बाद में भी लिखेंगे, पहले इसको समझ लीजिए। यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट क्या रहेगा, जहाँ पे टर्म डिफाइंड नहीं होगा। जब भी हमारे पास ऐसे टर्म आए, नोट में यहाँ पर छोटा सा नोट लिख सकते हैं। अगर हमारे पास एक टर्म आ जाए लाइक एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फाई जेड है, साइन फाई जेड है, फंक्शन आ जाए अगर हमारे पास, जो आर्गुमेंट है आर्गुमेंट में क्या आ जाए, फंक्शन आ जाए, कॉस फाई जेड है। ठीक है, अगर ऐसे टर्म आ रहे हैं देन इट हैज सिंगुलर पॉइंट, इट हैज सिंगुलर पॉइंट्स at which at which at which phi z is not defined, phi z is not defined। जो आर्गुमेंट लिखा गया है फाई जेड क्या है, यहाँ पे आर्गुमेंट बोल सकते हैं। जो आर्गुमेंट है वह कैसा है, वह नॉट डिफाइंड है। जो आर्गुमेंट किस टर्म पर, किस जेड के लिए नॉट डिफाइंड है, इसको आपको फाइंड आउट करना है। जो पॉइंट रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक्सेट्रा लगा सकते हैं ऐसे, जब भी हमारे पास टर्म दिखाई दे तो आप क्या बोलेंगे, एक्सेट्रा लगा सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फाई जेड हो, साइन फाई जेड हो, कॉस फाई जेड हो, देन इट हैज सिंगुलर पॉइंट्स एट विच फाई जेड इज नॉट डिफाइंड। दैट इज जो हमारे पास आर्गुमेंट है, नॉट डिफाइंड है। तो यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट क्या होगा, अगर इसको देखना हो तो हम लोग बोल पाएंगे जो सिंगुलर पॉइंट होने वाला है, सिंगुलर पॉइंट कहाँ पे आएगा, जहाँ पे जो आर्गुमेंट वाला टर्म है वो नॉट डिफाइंड है। 1। हाँ करेक्ट, एट विच 1/z-1 इज नॉट डिफाइंड। दैट इम्प्लाई जो सिंगुलर पॉइंट रहेगा इट इज इक्वल टू z=1। z=1 पुट करते ही 1/0 फॉर्मेट बन जाएगा। 1/0 फॉर्मेट मीन्स आपका कैसा होगा, नॉट डिफाइंड आ गया। ठीक है, जब भी हमारे पास टर्म आ जाए 1/0, इसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, कोई वैल्यू ऊपर रहे नीचे जीरो आ जाए, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ओके। ठीक है, अब इसको क्या करना है, लॉरेंस सीरीज लिखना है। लॉरेंस सीरीज करना है मतलब क्या है कि इसको सिंपली क्या करना है, अगर z=1 के अबाउट ही करना था, एक्सपेंड कर दीजिए। हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपेंशन मालूम है, तो हम लोग लिख पाएंगे लॉरेंस सीरीज ऑफ एफ जेड अबाउट z=1। दैट इम्प्लाइज एफ जेड, इसको सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल 1/z-1। इट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1 प्लस एक्स, दैट इज 1/z-1 प्लस 1/2 1/z-1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1/3 1/z-1 का क्यूब आ जाएगा, एंड सो आने चलता जाएगा। कितने टर्म्स आने वाले हैं, ये सभी जो भी दिख रहे हैं, पहला टर्म छोड़कर बाकी सभी किसमें है, प्रिंसिपल पार्ट में है। इनकी संख्या इनफाइनाइट होगी, खत्म नहीं होने वाली है। ये संख्या कहाँ है, अप टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट टर्म्स। इन प्रिंसिपल पार्ट, तो हम लोग बोलने वाले हैं z=1 इज, और कैसा है ये, आप ये बताइए, z=1 आइसोलेटेड है या नॉन आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड है, सिर्फ एक ही सिंगुलर पॉइंट है।
अगर एक ही है, मैंने बताया था अगर हमारे पास सिंगुलर पॉइंट की संख्या फाइनाइट रहे, इफ सिंगुलर पॉइंट्स की संख्या फाइनाइट रहे, ऑलवेज ऑलवेज आइसोलेटेड ही रहने वाले हैं। ठीक है, तुम्हारे पास फाइनाइट सिंगुलर पॉइंट है, ये कैसा रहेगा, आइसोलेटेड रहेगा। अगर आप इसको ड्रॉ करोगे जेड इक्वल टू वन, ये वैल्यू आ गया, जस्ट वन सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, जेड इक्वल टू वन कैसा है, आइसोलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली जो बोलना था, जेड इक्वल टू वन इज आइसोलेटेड की रिक्वायरमेंट नहीं, जस्ट इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट बोल सकते हैं। इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट, इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। और अगर बोलना हो तो ये भी टर्म यूज किया जा सकता है, आर जेड इक्वल टू वन इज आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर कोई कोई मुझको सर कोई एग्जांपल जो नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलर। नॉन आइसोलेटेड को एग्जांपल दिया गया था प्रीवियस क्लास में ना। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में क्या बताया था, अगर हमने हमारे पास नॉन आइसोलेटेड रहेगा तो इनफाइनाइट टर्म्स रहेंगे ही रहेंगे, तो जो ठीक है। सिंगुलरिटी है उसको रिमूव नहीं कर पाएंगे, तो उसे इसेंशियल वर्ड ऐड करना पड़ता है। ओके तो सर। नॉन आइसोलेटेड ऑलवेज इसेंशियल रहेगा, ठीक है ना, उसमें कोई दो और क्लासिफिकेशन है ही नहीं उसमें। ठीक, क्योंकि हमारे पास जो आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड होते हैं उसमें ऑलरेडी इनफाइनाइट सिंगुलर पॉइंट्स हैं। ठीक है, उनको दूर नहीं किया सकता, रिमूव नहीं कर पाओगे। तो नॉन आइसोलेटेड का एग्जांपल लिया था, नॉन आइसोलेटेड। वन बाई कॉस वन बाई जेड। हाँ, वेरी गुड। जेड में हम लोग वन अपॉन जेड कर सकते हैं, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ये हमारे पास आ जाएगा वन डिवाइड बाई, लेट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कॉस वन अपॉन जेड बोल दिया, साइन अगर करना है इसको वन अपॉन साइन, लेट पाई बाई जेड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जेड नीचे आना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे ना, तो सभी के केस में जो जीरो आएगा, जीरो कैसा आने वाला है, इट इज जीरो पर ये क्या है, सिंगुलर पॉइंट क्या आएगा, अगर जीरो पुट कर दोगे डोमेन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो जीरो इज ए सिंगुलर पॉइंट। आप देखोगे कि हमारे पास जीरो के अराउंड बहुत सारे सिंगुलर पॉइंट होने वाले हैं, इनफाइनाइट में नहीं। तो जो जेड इक्वल टू जीरो रहेगा, जेड इक्वल टू जीरो कैसा आ जाएगा, नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। दैट्स ऑल। ठीक है, क्लियर है क्या। ओके सर। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे रेसिड्यू। रेसिड्यू कैलकुलेशन कैसे करना है ये देखेंगे। आप पहले इसमें सिंपली बताइए व्हाट इज द रेसिड्यू हियर, कोई बता पाएगा। सिंपल है, वन। वन, वन इज द रेसिड्यू। जो कोफिशिएंट रहेगा जिसके अबाउट एक्सपेंशन करना है, किसके अबाउट करना था, वन के अबाउट करना था। तो हम लोग क्या करेंगे, वन अपान जेड माइनस जेड नॉट, दैट इज वन अपान जेड माइनस जेड नॉट का कोफिशिएंट चेक करना है। वन डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नॉट, यही आपका टर्म दिख रहा है। इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका जो कोफिशिएंट है सिंपली वन है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो रेसिड्यू रहेगा इसका, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट किस पॉइंट पे, वन पे, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, वैसे लिखा जाता है इसको, इज इक्वल टू, ओके। तो हम लोग रेसिड्यू कैलकुलेशन देखेंगे, रेसिड्यू कैसे कैलकुलेट करना है इसको देखेंगे। नोट कीजिए सभी लोग। ओके, डन हो गया सभी लोग का। नोट कीजिए, कोई भी डाउट आएगा पूछते रहिएगा आप लोग। सर ई रेज टू पावर जेड की भी टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऐसे ही लिखेंगे। इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन ई जेड पावर इक्वल जेड। टू वन, जेड इक्वल टू वन पे डिफाइंड नहीं होगा ना, सिंगुलर पॉइंट आ गया ना, इसका टेलर सीरीज ऐसे नहीं लिख पाएंगे आप। टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो रहेगा, टेलर सीरीज एक्सपेंशन आपका किसके लिए होता है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो रहेगा, हाँ, जो एनालिटिक पॉइंट के लिए रहेगा। ठीक है, ये नॉन एनालिटिक पॉइंट है, जेड इक्वल टू वन सिंगुलर पॉइंट है ना। वो तो बताया गया था कि हमारे पास सिंपली कैसे करना है, उसको कैलकुलेट करना है। तो अगर हमारे पास जिस पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं उस पॉइंट पर
फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी हम लोग टेलर सीरीज लिख पाएंगे वहां पे। ओके, मैं अब कैलकुलेशन पे चल रहा हूँ, रेसिड्यू कैलकुलेशन। ठीक है, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड नॉट, लाइक दिस। ठीक है, जो कोफिशिएंट रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ 1/z minus z naught in Lorentz series is called residue of fz at z naught। इसको लिखते कैसे हैं, रिटर्न कैसे होगा इसको, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड कामा एट जेड नॉट, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो रेसिड्यू देखिए, मैं इसके पर्टिकुलर जो इसका अलग फॉर्मेट होता है, क्या मीनिंग होता है, डिटेल में जाऊंगा नहीं। हमारे पास जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स, मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर को लाइक अ वेक्टर ट्रीट किया जा सकता है। तो इसी तरह से जो भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है जो सिंगुलर पॉइंट रहेगा, लाइक अगर हम लोग बात करें, आप लोग देखे होंगे डाइवर्जेंस वगैरह होता है। डाइवर्जेंस मतलब कि अगर आप देखा जाए फ्लक्स से रिलेट करता है, ये वेक्टर कैलकुलस का पार्ट है। तो हमारे पास ये नेट आउटवर्ड फ्लक्स को बताता है। ये क्या बताएगा, अगर लिखना हो सिंपली, तो हमारे पास ये बताएगा नेट फ्लक्स। ये हमारे पास नेट रिलेट करता है, सिंपली रिलेट्स टू फ्लक्स, रिलेट्स टू फ्लक्स। ठीक है, एट जेड नॉट। तो इसको डिटेल में हम लोग जाते नहीं है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। हमारे पास कैलकुलेशन जो करना है सिंपली कि हमारे पास रेसिड्यू क्या होगा, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ 1/z - z0, लाइक दैट, उसका कोफिशिएंट होने वाला है। एंड कैसे कैलकुलेशन करना है ये देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। तो जो कैलकुलेशन है हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि अगर हमारे पास सिंपल पोल हो तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, रेसिड्यू और सिंपल पोल। फर्स्ट हमारे पास आएगा रेसिड्यू ऑफ सिंपल पोल। सिंपल पोल मतलब पोल का ऑर्डर क्या रहेगा, वन रहेगा, सिंपल पोल। ठीक है, देखिए हमारे पास जो फंक्शन रहेगा, अगर हम लोग इसका लॉरेंस सीरीज करेंगे, टर्म कैसा आने वाला है, n इक्वल टू 1 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट पावर n प्लस, प्रिंसिपल पार्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म आएगा। कैसा है, सिंपल पोल है, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म आएगा। क्या टर्म रहेगा, b1 डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नॉट। ये क्या हो गया, लॉरेंस सीरीज ऑफ एफ जेड अबाउट जेड नॉट, यही टर्म आने वाला है। निकालना क्या है, b1 निकालना है। हमारा जो पर्पज है, पर्पज यहाँ पर क्या है, फाइंडिंग b1, यही पर्पज है। कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम लोग इसमें जेड माइनस जेड नॉट से मल्टीप्लाई करके लिमिट ले लें, जेड टेंस टू जेड नॉट, तो टर्म कैसा आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर ले लूँ लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट, जेड माइनस जेड नॉट एफ जेड, मैं क्या कर रहा हूँ, सभी टर्म में जेड माइनस जेड नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट में बाद में लगा देता हूँ। देखिए इधर का इस टर्म आ जाएगा, इधर टर्म क्या आने वाला है, समेसन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन, यहाँ पर आ जाएगा जेड माइनस जेड नॉट n प्लस 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जेड माइनस जेड नॉट कैंसिल हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, b1 बचेगा। तो अगर हम लोग लिमिट ले लें इसका, लिमिट जेड माइनस जेड नॉट एफ जेड, यहाँ पर लिमिट क्या है, जेड टेंस टू जेड नॉट है, इज इक्वल टू, यहाँ पे टर्म क्या आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। जैसे ही मैं लिमिट लगाऊंगा, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट, ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जेड टेंस टू जेड नॉट समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन जेड माइनस जेड नॉट पावर n प्लस 1, प्लस यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट b1, ये तो कोई कांस्टेंट रहेगा, ये तो सिंपली b1 लिखेंगे। ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगा, दैट इम्प्लाइज, ये वैल्यू सिंपली क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू सिंपली b1, कांस्टेंट है, b1 की जो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है,
दैट इम्प्लाइज रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड नॉट इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट z टेंस टू z नॉट, z माइनस z नॉट मल्टीप्लाई करना है, कहाँ मल्टीप्लाई करना है, फंक्शन में, और लिमिट ले लेना है, यही वैल्यू आ जाएगा, नोट कर लीजिए। सर रिजल्ट पे जो ये टर्म आई है राइट साइड, जब ये z टेंड्स टू z नॉट होगा, जीरो नहीं होगी क्या? अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर है ऑलरेडी, वहाँ पर z माइनस z नॉट का टर्म क्या हो रहा है, जीरो हो रहा था, तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो ये कैंसिल करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। ये जो एब्जेक्ट लिखा गया है, हम लोगों ने क्या बोला कि z नॉट पर हमारे पास फंक्शन कैसा आ रहा है, जीरो आ रहा है, तभी तो हम लोग इसको सिंगुलर पॉइंट बोले थे। जो डिनोमिनेटर रहेगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास कैसा आने वाला है, एक टर्म रहेगा कंटेंस z माइनस z नॉट, मल्टीप्लाई करके कुछ और टर्म आएगा, तो ये कैंसिल कर जाएगा, दैट्स वाई ये नॉन जीरो रहेगा, ठीक है। ओके सर। क्योंकि जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गया ना, जीरो बाई जीरो फॉर्म में क्या करना है, आइधर कैंसिल कर दीजिए और एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लीजिए, तो कैंसिल हो रहा है ना, कैंसिल कर लेंगे हम लोग, तब अप्लाई करेंगे। यहाँ पर सर ये रिक्वायर्ड ही नहीं सेकंड था, हाफ स्टेप डिनोमीटर में जीरो था ही नहीं, न्यूमेटर में था, डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर डिनोमीटर हमारे पास क्या है, एक टर्म है जो जीरो कर रहा है एफजेड में, ठीक है। यस सर। सर ये लास्ट वाला स्टेप फिर से रिपीट करना प्लीज। अच्छा, ये हमारे पास देखिए, सिंपली मैंने क्या किया था कि मुझको ये निकालना क्या था, b1 निकालना था, इसको निकालना है। फंक्शन मैंने क्या किया, क्योंकि सिंपल पोल है तो हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट में एक ही टर्म आने वाला था, b1 डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नॉट। मैंने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया, ये हमारे पास टर्म को मैं मल्टीप्लाई कर दिया सभी में, मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड माइनस जेड नॉट इधर भी आएगा, पावर बढ़ जाएगा यहाँ पे, प्लस b1 आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट ले रहा हूँ, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, लिमिट लगा दीजिए। यहाँ पर चूंकि डिनोमिनेटर होगा कैंसिल करने वाला है, इसलिए यहाँ पर कोई मतलब दिक्कत नहीं करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा जीरो हो जाएगा, न्यूमेटर है सिंपली, डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, यहाँ पर जीरो कर जाएगा, सभी पॉजिटिव पावर्स हैं, ऑल आर पॉजिटिव पावर्स ऑफ जेड माइनस जेड नॉट, जीरो हो जाएगा, और एक b1 हो जाएगा सिंपली। तो b1 इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट, जेड माइनस जेड नॉट से मल्टीप्लाई करना है फंक्शन में एफ जेड, बस यही था। दिस इज द रेसिड्यू, कैसे भी देखेंगे अभी हम लोग, कैलकुलेशन करेंगे इसको, सिंपल फार्मूला था ये, b1 को निकालने का तरीका था, सिंपल था। b1 इक्वल टू क्या होगा, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट, जेड माइनस जेड नॉट मल्टीप्लाई करना है एफ जेड में। डाउट तो नहीं किसी को ना, क्लियर है, ओके। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ये हो गया होगा, सभी लोग का नोट हो गया क्या, यस सर। एग्जांपल लेते हैं। एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई जेड माइनस, ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, सिंगुलर पॉइंट क्या हो जाएगा, 2। जेड इक्वल टू 2 हो जाएगा, और सिंपल पोल है, इसका पावर क्या है, 1 है जस्ट, तो ये क्या है, सिंपल पोल है, सिंपल पोल है। मैंने क्या बताया था, अगर हमारे पास एक टर्म ऐसा कुछ आए, लाइक हमारे पास लेट्स, ये हमारे पास टर्म जो भी आ रहा है यहाँ पे, जेड माइनस जेड नॉट पावर में क्या आ जाए, लेट्स पी आ जाए, तो मैंने क्या बताया था, पी को क्या बताया था, ऑर्डर ऑफ पोल बताया था, ऑर्डर ऑफ पोल बताया था। ऑर्डर ऑफ पोल जब हमारे पास 1 होता है तो इसको बोलते हैं सिंपल पोल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सिंपल पोल का ऑर्डर ऑफ पोल 1 है, ऑर्डर ऑफ पोल इज इक्वल टू, सर 4 आएगा क्या इसका आंसर? करेक्ट, 4 आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास रेसिड्यू क्या हो जाएगा, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको जेड माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना था इसमें, इनटू एफ जेड करना था, और लिमिट लेना था जेड टेंस टू जेड नॉट, दैट इज 2। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे कैंसिल कर जाएगा इसको, जेड माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर डिवाइड बाई जेड माइनस 2, ये टर्म देखिए कैंसिल हो जाएगा। अब तो पुट कर पाएंगे ना,
अब हमारे पास सिंपली जेड की वैल्यू क्या है, 2 पुट करना था, तो हम लोग पुट कर पाएंगे 2 का स्क्वायर दैट इज 4। यही आपका आंसर था। लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन करते तो जो कोफिशिएंट आता 1/z-z0 का वो 4 होता। तो सिंपल सा एग्जांपल, नोट कीजिए इसको आप लोग। इसका देखिए एक और टर्म रहेगा, इसको निकालने का एक और तरीका है। सेम एग्जांपल को हम लोग दूसरे मेथड से निकालेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल मेथड रहेगा। देखिए जब भी हमारे पास, ठीक है, नोट में लिखिएगा यहाँ पे, लेट जो हमारे पास एफ जेड है इट इज इक्वल टू लेट्स फाइव जेड, हम लोग जो टर्म यूज करें वैसा यूज करेंगे। हम लोगों ने अभी कुछ फाइव जेड जी जेड यूज किया था, फाइव जेड, हाँ, तो हम लोग जी जी जेड जेड ऊपर, अपॉन हाँ जी जेड अपन फाइव जेड, तो ऐसा ही फॉर्मेट रखते हैं हम लोग। तो हम लोग जी जेड डिवाइड बाई फाइव जेड कर लेते हैं, जी जेड डिवाइड बाई फाइव जेड। हमारे पास फंक्शन कैसा है, एफ जेड इक्वल टू जी जेड बाई फाइव जेड है, ठीक है, एंड जेड नॉट इज सिंगुलर पॉइंट, जेड नॉट इज सिंगुलर पॉइंट। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पर फाइव जेड नॉट करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दैट इज एट फाइव जेड नॉट इक्वल टू 0। और सिंपल हम लोग बोल रहे हैं, सिंपल सिंगुलर पॉइंट या सिंपल पोल बोल दीजिए। पोल मतलब आपको क्लियर होगा, जेड नॉट इज सिंपल पोल, इज सिंपल पोल। सिंपल पोल लेके चल रहे हैं हम लोग, सिंपल पोल के लिए भी कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो वैसा ही लेके चलिए। सिंपल पोल, सिंपल पोल रहेगा तो भी तो 0 आएगा ना, फाइव जेड नॉट की वैल्यू 0 हो जाएगा, बिकॉज सिंगुलर पॉइंट है। सिंगुलर पॉइंट फंक्शन की वैल्यू जो डिनोमिनेटर रहेगा वो 0 होने वाला है। एट सिंगुलर पॉइंट डिनोमिनेटर मस्ट बी 0। क्लियर है। अब मैं क्या करने वाला, मुझको रेसिड्यू निकालना है ठीक है। इफ जी जेड नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, इस बात का ध्यान रखना है, अगर हमारे पास जी जेड नॉट नॉट इक्वल टू 0 है, देन रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड नॉट, जो कि हमारे पास सिंपल पोल था, इज इक्वल टू जी जेड डिवाइड बाई फाइव प्राइम, इसका डेरिवेटिव क्या, फाइव प्राइम, मतलब डेरिवेटिव है ऑफ जेड। कहाँ पर पुट करना है, ये वैल्यू पुट कर देना है जेड इक्वल टू जेड नॉट पे। सिंपली हम लोग लिखने वाले हैं जी जेड नॉट डिवाइड बाई फाइव प्राइम जेड नॉट, दैट्स इट। तो रेसिड्यू क्या आ जाएगा, सिंपली जो रेसिड्यू आने वाला है इसको अगर सिंपली लिखा जाए, एफ जेड एट जेड नॉट इज इक्वल टू जी जेड डिवाइड जेड नॉट डिवाइड बाई फाइव प्राइम जेड। यहाँ से देखिए हमारे पास जो फंक्शन दिया गया था, इस एग्जाम्पल को देखिए आप लोग, जो एग्जाम्पल था इसको हम लोग रिपीट करते हैं सेम एग्जाम्पल को। तो हमारे पास रेसिड्यू क्या आ जाएगा, रेसिड्यू इज इक्वल टू फाइव जेड, हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाइव जेड जी जेड देख लीजिए, फाइव जेड की वैल्यू जेड माइनस टू है, ठीक है। तो हमारे पास जी जेड डिवाइड बाई फाइव प्राइम की वैल्यू करेंगे, मैं इसको सिंपली अगर लिखूँ, मैं टर्म लिख देता हूँ, ये फंक्शन था एफ जेड इक्वल टू, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ उसी को, जेड स्क्वायर डिवाइड बाई जेड माइनस टू। तो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं जो टर्म जी जेड की वैल्यू क्या है, जी जेड डिवाइड बाई फाइव जेड। जी जेड की वैल्यू आ जाएगी जेड स्क्वायर एंड फाइव जेड की वैल्यू आ जाएगी जेड माइनस टू। सिंगुलर पॉइंट 2 है, सिंगुलर पॉइंट हमारे पास जो जेड नॉट था इसकी वैल्यू 2 था। फाइव प्राइम कीजिए, फाइव प्राइम जेड करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगा, टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस फाइव जेड, वैल्यू क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 आ जाएगा, करेक्ट, ये वैल्यू आ जाएगा। तो हमारे पास जो रेसिड्यू आने वाला था, जी टू डिवाइड बाई टू, वैल्यू पुट करना है जेड नॉट, फाइव प्राइम एट टू, जी जेड टू वैल्यू पुट कर दीजिए, टू का स्क्वायर कर दीजिए डिवाइड बाई 1 था, 4 आ जाए। ऐसा कर क्यों रहे हैं, अगर समझना है तो हमारे पास सिंपल सा मेथड है, जो हमारे पास टर्म्स था ना उसको ही यूज कर रहे हैं हम लोग। इसको नोट कीजिए, पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, थोड़ा सा उसको मैं हिंट दूंगा ताकि आप लोग उसको रिलेट कर पाओ कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे पास डिफिनेशन है रेसिड्यू का, सिंपल पोल का,
उसको ही मैं यूज कर रहा हूँ, उसी को मॉडिफाई कर दे रहा हूँ दूसरे फॉर्मेट में। इस पेज को नोट कीजिए आप लोग। सर अगर मोर देन वन सिंपल पोल हो तो उस वक्त ये फॉर्मूला सभी के लिए, सभी के लिए, सभी के लिए मोर देन वन है तभी सभी के लिए होगा। ठीक है, सभी के लिए रेसिड्यू क्या होगा, अलग अलग आएगा, अलग अलग पॉइंट पे, इसलिए पॉइंट भी लिखा जा रहा है। ठीक है ना, जेड नॉट लिखा जा रहा है। अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट पर रेसिड्यू अलग अलग आ सकता है। सर ये 1/z मैंने z नॉट का ये जो कोफिशिएंट है ना रेसिड्यू, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है सर? मतलब हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं इसको? बाकी अच्छा, बाकी टर्म्स भी तो है। देखिए जो रेसिड्यू है, मैंने क्या बताया था, अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स में डीपर जाएंगे तो हमारे पास जो ये पॉइंट होते हैं लाइक अ सोर्स फील्ड बिहेव करते हैं। जो जेड नॉट होता है ना, जेड नॉट जो रहेगा, जेड नॉट रहेगा, जेड नॉट कैसा रहेगा, लाइक ए सोर्स, सोर्स पॉइंट की तरह बिहेव करता है। सोर्स पॉइंट, ये वेक्टर कैलकुलस का पढ़ेंगे तो वहां पर दिखाई देगा सोर्स फील्ड क्या होता है, सिंक फील्ड क्या होता है, लाइक दैट। और हमारे पास जो ये रेसिड्यू होता है, जो रेसिड्यू होता है, रेसिड्यू क्या होता है, लाइक ये हमारे पास नेट आउटवर्ड फ्लक्स बोल सकते हैं, आउटवर्ड फ्लक्स बोल सकते हैं, फ्लक्स एट जेड नॉट, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको रिलेट करने के लिए मैंने क्या बताया था, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रहेगा, कॉम्प्लेक्स को भी हम लोग लाइक वेक्टर ट्रीट करते हैं, तो वहां पर जो हमारे पास रिलेटेड टर्म्स आने वाला है कुछ ऐसा मिलेगा। और जो भी हमारे पास वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है, जब भी हम लोग कैलकुलेशन वगैरह करेंगे तो वहां पर रेसिड्यू हेल्प करने वाला है। रेसिड्यू जैसे कि हम लोग अ, जो भी इंटीग्रेशन वगैरह करने वाले हैं, कंटूर इंटीग्रेशन अभी आपका डीपीपी फोर्थ अपलोड हुआ होगा, देखेंगे तो रेसिड्यू को हेल्प से ही हम लोग क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन वगैरह भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चीज़ें रिलेट होती हैं, डिटेल में अगर जाना होगा तो जब वेक्टर पढ़ाया जाएगा थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे आप, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपके लेवल पर भी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल भी जरूरत नहीं, इसलिए मैं अननेसेसरी कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। रेसिड्यू ही आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। हमारे पास जो लॉरेंस सीरीज का जो मेन फैक्टर है, प्रिंसिपल पार्ट भी इसीलिए बोला जाता है कि हमारे पास जो नेगेटिव पावर वाला टर्म है वही इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी कौन इंपॉर्टेंट रहेगा, जो फर्स्ट टर्म रहेगा 1/z-z0, उसका जो कोफिशियंट है b1, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ही रेसिड्यू बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब अभी इंटीग्रेशन देखेंगे तो देखेंगे वहां पर रेसिड्यू यूज होगा अभी। ठीक है, जो रेसिड्यू रहेगा जो b1 है, इसको यूज करेंगे हम लोग 2 पाई आयोटा करके मल्टीप्लाई करके हम लोग इंटीग्रेशन वगैरह सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस पॉइंट को नोट कीजिए, वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। अभी देखिए आप लोग फ्लक्स वगैरह आइडिया है कि नहीं आप लोग का, फ्लक्स तो आप लोग पढ़े होंगे ना, कोई हमारे पास लेट्स सर कोई 12th में। हाँ ए EMT वगैरह में पढ़ाया जी जाता जी है। सर। यस सर। ओके गुड। सर ये जो हमने फॉर्मूला लिखी है रेजिड्यू की फॉर द सिंपल पोल जी, जिस जो भी पोल है, तो जी जेड नॉट ये डिवाइड बाई 5 प्राइम जेड। यस सर, यस सर, सर। सर क्या ये एप्लीकेबल है फॉर ऑल फंक्शंस जी ऑफ जेड, फाई ऑफ सभी के जेड? लिए, और सभी के लिए, बस इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो जी जेड नॉट है वो नॉट इक्वल टू जीरो रहे। ठीक है, ऐसा पॉइंट है। देखिए आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास फंक्शन कैसा रहे, अगर आप ऐसा लिखने वाले हो कि हमारे पास जो फंक्शन है लेट्स z-2, ऐसा कुछ हमारे पास टर्म्स है, लेट मैं इसको कर देता हूँ z² - 4 कर देता हूँ, डिवाइड बाई z-2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर चेक करेंगे z-2 क्या है, सिंपल पोल है, लेकिन ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास न्यूमेटर जीरो हो जाएगा। किस पर जीरो हो जाएगा, 2 पे जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाओगे आप, तो इसलिए मैं इसको लिखा हूँ। इसको भी आप लोग प्रोवाइडेड लिख सकते हैं। सर कोई डिफरेंट एग्जांपल दिखाइएगा जहां पर एक फंक्शन पॉलिनोमियल है, एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एग्जाम्पल आएगा, एग्जाम्पल आएगा। ठीक है, ये हो गया होगा सभी लोग का। ऐसा कर क्यों रहे हैं देख लीजिए, हमारे पास जो रेसिड्यू है, रेसिड्यू एफ जेड एट जेड नॉट इज इक्वल टू था लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट, एंड यहाँ पर टर्म था हमारे पास z-z0। हम लोग वही टर्म ले रहे हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू जी जेड डिवाइड बाई 5z, ऐसा ही हम लोग लेकर चल रहे हैं, कोई दिक्कत। तो हम लोग लिखेंगे जी जेड डिवाइड बाई 5, करेक्ट, ये वैल्यू आने वाला है। अब देखिए
हम लोग यहाँ पर डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? देखिए हमारे पास डिफिनेशन होता है फाई प्राइम जेड, डेरिवेटिव है ये। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको सिंपली डेरिवेटिव बोल रहा हूँ, डी ऑफ डी जेड ऑफ फाई जेड। ये जो वैल्यू होता है, दो डिफिनेशन दिया जा सकता है, दो मेथड हो सकते हैं। लाइक लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, फाई जेड प्लस एच माइनस फाई जेड। जेड नॉट पे कर रहे हैं तो जेड नॉट ले लीजिए, हम लोग सिंपली ले सकते हैं, जेड नॉट ले लीजिए, जेड नॉट पे कर रहे हैं, लाइक दिस डिवाइड बाई एच। ऐसा आप देखे होंगे। दूसरा मेथड क्या होता है, इट इज आल्सो इक्वली गुड इफ वी राइट इट लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट फाई जेड माइनस जेड नॉट माइनस फाई जेड नॉट डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नॉट करें, इक्वली गुड है। इट इज आल्सो इक्वल टू फाई प्राइम एट जेड नॉट, ठीक है, इसके वैल्यू के बराबर होता है। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं यहाँ पर सिंपली फाई जेड नॉट, अगर हमारे पास यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट था तो फाई जेड नॉट क्या हो जाएगा, फाई जेड नॉट इक्वल टू जीरो, एज जेड नॉट क्या है, सिंगुलर पॉइंट है, तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा यहाँ से, तो इसको आप जीरो कर लीजिएगा। तो वैल्यू देखिए क्या मिल रहा है, तो हम लोग बोल पाएंगे जो फाई प्राइम जेड नॉट वहां पर लिखा जा रहा है सिंपली क्या है, इट इज लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट, जेड टेंस टू जेड नॉट, और ए वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको आप हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, हमारे पास जो टर्म आ रहा है फाई जेड माइनस जेड नॉट डिवाइड बाई जेड माइनस जेड, लाइक दिस। ओके, सॉरी सॉरी, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर जेड रहता है, इसको जेड कीजिएगा आप लोग, जेड कीजिएगा, जेड है, जेड नॉट नहीं है तो एच आ जाएगा ना, जेड है यहाँ पे, सॉरी इसको हटा लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो, इट इज जस्ट जेड, ठीक है। तभी तो हमारे पास कोई ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, जब ये जेड टेंस टू जेड नॉट को अप्रोच करे, उनका ही तो डिफरेंस देख रहे हैं ना, तो फाइव जेड रहेगा, लाइक दिस, फाइव जेड माइनस फाइव जेड नॉट डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नॉट, जेड माइनस जेड नॉट कर दिया तो गलत था, वो तो एच आ जाएगा सिंपली, फाइव जेड माइनस जीरो, लाइक दिस, ए टर्म आने वाला है। तो हम लोग क्या रिप्लेस करने वाले हैं, ये जो वैल्यू आ जाएगा, देखिए इसको हम लोग लिख पाएंगे, जो रेजिड्यू है, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड जेड नॉट, इसको क्या लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट, ये जो टर्म था इसको आप साथ में ले लीजिए, एक तो ये था फाइव जेड, इसको हम लोगों ने क्या किया, साथ में कर लिया, एन टू क्या है, जी जेड है, लाइक दिस। ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू सिंपली आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे तो जी जेड नॉट आ जाएगा, और इस वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से देख लीजिएगा, तो ये वन अपॉन, अगर हमको यहाँ पर अपॉन लगाना पड़े, फाई डेज जेड नॉट। करेक्ट, वेरी गुड, तो इसको हम लोग लिख पाएंगे जेड माइनस जेड नॉट डिवाइड बाई फाइव जेड, लिमिट जेड टेंस टू जीरो इज इक्वल टू वन अपॉन फाइव प्राइम जेड, तो यही टर्म लिखा जाता है, यही टर्म है, ठीक है। तो आप लोग इसको शॉर्टकट में याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो रिजल्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, शॉर्टकट में याद रखिएगा आप लोग। नोट कीजिए आप लोग, अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज फार्मूला डायरेक्टली याद रखिए, जो फार्मूला है दैट इज इंपॉर्टेंट, उसको आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। ओके, ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं सिंपल पोल पे, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, चलिए, सर प्रीवियस स्लाइड करना चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। सर इसके लिए पोल हमेशा सिंपल ही होना चाहिए। हाँ, सिंपल पोल के लिए लिखा गया था, सिंपल पोल के लिए। अभी हमारे पास, अगर हमारे पास हायर ऑर्डर पोल रहेगा तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे देखेंगे, ठीक है। सिंपल पोल हम लोग अभी देख रहे हैं, हो गया क्या, नोट कीजिए। हो गया सर। एक क्वेश्चन देख रहा था, चलिए ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ये
आपका जीके पीएससी में पूछा गया है, 2016 में पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। सिंपली पूछा हुआ है रेशियो निकालना है, 4 माइनस 3z डिवाइड बाई जेड स्क्वायर माइनस जेड। तो हमारे पास जो एफ जेड है, -4 आएगा। हाँ 4 माइनस 3z डिवाइड बाई, यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस जेड है, आप जेड को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा जेड और जेड माइनस 1 आ जाएगा। सिंगुलर पॉइंट क्या आ जाएगा? सिंगुलर पॉइंट निकालने के लिए जो डिनोमिनेटर है उसको जीरो करना पड़ेगा, इसको जीरो कर दीजिएगा। जीरो कहाँ पे हो रहा है? एट जेड इक्वल टू जीरो और एक जेड इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएंगे? ये आपका सिंगुलर पॉइंट हो जाएंगे। तो इसमें से पूछा हुआ है जेड इक्वल टू जीरो पर आपको बताना है रेसिड्यू, दोनों पर निकाल सकते हैं आप, 4 जीरो आएगा। निकालना। और देखिए कैसे सिंपल पोल है, दोनों क्या है? सिंपल पोल है, बोथ आर सिंपल पोल, सभी सिंपल पोल है, सिंपल पोल है। और जीरो पर जो हमारे पास वैल्यू है, जीरो या वन पर हमारे पास जो वैल्यू है न्यूमरेटर है वो नॉन जीरो है, तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली अप्लाई क्या करेंगे, हम लोग लिखने वाले हैं कि जो रेसिड्यू आ जाएगा, रेसिड्यू रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड नॉट, सिंपली हमारे जीरो था, जीरो पे भी कर सकते थे, वैल्यू लिखते हम लोग 4 माइनस 3z डिवाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ इट 2z माइनस 1, किस पॉइंट पे? 8 पॉइंट जेड नॉट, जेड नॉट पे वैल्यू रख देना। न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव एट जेड नॉट। ठीक है, तो हमारे पास जो पर्टिकुलर वैल्यू था जीरो पे पूछा हुआ है, तो रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जीरो, ये जो वैल्यू आने वाला था पुट कीजिए, जीरो पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो 4 माइनस 3z डिवाइड बाई 2z माइनस 1 8 z इक्वल टू जीरो, वैल्यू होती है 4 माइनस जीरो डिवाइड बाई जीरो माइनस 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगा? -4। ऑप्शन ए करेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। सभी लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ये जो मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, अधिकांश केस में सिंपल रेसिड्यू के लिए, सिंपल पोल के लिए पूछता है, और विद इन सेकेंड आप निकाल पाओगे अगर आपको क्लियर होगा कि हमारे पास जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का क्या करना है? डेरिवेटिव कर देना है, और जिस पॉइंट पर पूछा रहेगा उसको पुट कर दीजिए। नोट कीजिए, आप लोग 1 पर भी निकालिए, अगर 1 पर भी निकालना होता सेकेंड भी निकाल लीजिए, अगर हमको 1 पर निकालना होता। 1 सर 1। ओके वेरी गुड। 1 पर निकालना होता तो 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, तो 1 डिवाइड बाई 1, वेरी गुड, 1 आ गया, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। गुड, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट 1, ये वैल्यू आ जाता 4 माइनस 3z डिवाइड बाई 2z माइनस 1 एट z इक्वल टू 1, वैल्यू होता 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, 1 हो जाता। ठीक है, जो ऑप्शन सी दिया हुआ किसके लिए दिया हुआ है? रेसिड्यू निकाला हुआ है 1 पर। नोट कीजिए सभी लोग। ठीक है, तो हम लोग और फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, हो गया होगा सभी लोग का, तो लेट्स हम लोग और देखते हैं रेसिड्यू कैलकुलेशन फॉर हायर ऑर्डर पोल। ठीक है, अगर हमारे पास हायर ऑर्डर पोल है, लेट ऑर्डर ऑफ पोल इज m, तब हमारे पास जो लॉरेंस सीरीज रहेगा एफ जेड का कैसा रहेगा? लॉरेंस सीरीज अगर हम देखें यहाँ पे, लॉरेंस सीरीज ऑफ एफ जेड, जो वैल्यू आने वाला है एफ जेड इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट
ए एन जेड माइनस जेड नॉट पावर एन प्लस ऑर्डर ऑफ पोल m है, तो m क्या होगा? सिंपल, हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे वो कैसे होने वाले हैं? जो प्रिंसिपल पार्ट में m तक जाएंगे, जो मैक्सिमम पावर रहेगा वो m होने वाला है। तो फर्स्ट रहेगा b1 डिवाइड बाई z माइनस जेड नॉट प्लस b2 डिवाइड बाई z माइनस जेड नॉट स्क्वायर b3 z माइनस जेड नॉट क्यूब एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा? ये टर्म जाएगा, जो लास्ट टर्म यहाँ पर जाएगा, लास्ट टर्म जो रहेगा प्लस बी एम डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नॉट पावर m रहेगा। ये लास्ट टर्म होने वाला है। ठीक है, तो करना क्या है? जेड माइनस जेड नॉट पावर m से मल्टीप्लाई करना है। इसको हम लोग को लिमिट लेने वाले हैं लास्ट में। तो हमारे पास देखिए टर्म क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जेड माइनस जेड नॉट पावर m से मल्टीप्लाई कर देंगे एफ जेड, तो टर्म आ जाएगा n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन जेड माइनस जेड नॉट पावर m प्लस n हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पावर m यहाँ पर ऐड हो जाएगा, प्लस जो पहला टर्म आएगा ये क्या आ जाएगा, जेड माइनस जेड नॉट m माइनस 1 आ जाएगा, m माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पर जेड माइनस जेड नॉट था b1 प्लस यहाँ पर जेड माइनस जेड नॉट m माइनस 2 आ जाएगा b2 एंड सो ऑन, चलता जाएगा इस तरह से। और जो लास्ट टर्म रहेगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। करेक्ट, ये वैल्यू आने वाली है। अब आप बताइए, अगर मुझको डेरिवेटिव लेना है, मतलब इस टर्म को मुझको निकालना है, b1 को निकालना है, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको m माइनस 1 टाइम्स डेरिवेटिव ले लूंगा। m माइनस 1 कितनी बार डेरिवेटिव लेना है, m माइनस 1 टाइम डेरिवेटिव सर लूंगा। सेकंड लाइन को रिपीट करना। अच्छा, हमारा पर्पज क्या था, हमको क्या करना है, इन सबको डिलीट करने वाले हैं। हमको रिक्वायर्ड क्या रहेगा, हमको फोकस कहाँ करना है, b1 कैलकुलेशन को निकालना है, b1 निकालना है। तो इनको डिलीट भी करना है, गायब भी करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपली जो जेड माइनस जेड नॉट पावर m था, इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपली मल्टीप्लाई किया था। ये पॉजिटिव पावर में चला जाएगा, तो हमारे पास जेड माइनस जेड नॉट, इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जेड माइनस जेड नॉट पावर m है, और पहले से जेड माइनस जेड नॉट पावर n था, तो ये क्या हो सर जाएगा, आ ऐड हो गया, जाएगा। ओके हो गया सर। हाँ, m प्लस n हो जाएगा, और यहाँ पर एक एक पावर क्या है, डिवाइड है तो कम होता चला जाएगा, लाइक दिस। पहली बार डेरिवेटिव करेंगे यह गायब हो जाएगा, दूसरी बार डेरिवेटिव करेंगे, एक कांस्टेंट है ना, अगर मैं यहाँ पर डेरिवेटिव कर दूं d ओवर डी जेड, जो भी टर्म रहेंगे यह देखिए गायब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव में 0 आ जाएगा फर्स्ट टाइम। सर क्या हम m को रिप्लेस कर सकते हैं बाई m माइनस 1, m प्लस 1? किसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं? अगर मैं m के बदले m प्लस 1 रिप्लेस कर लूं, तो b1 का तो b1 का जो कोफिशिएंट होगा वो तो बढ़ता that- चला जाएगा ना, हम लोग को लास्ट में इसको एलिमिनेट ही करना है ना। हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे, तुमको ये भी तो गायब करना था ना। यस यस हाँ, तो जेड इक्वल टू जेड नॉट हमको लिमिट लेना पड़ेगा लास्ट में, इनको गायब करना है। तुम्हारे पास जो मेथड रहेगा ऐसा ही फॉलो करने वाले ओके हैं। सर। तो पहली बार डेरिवेटिव लेंगे, यह कांस्टेंट चला जाएगा, यहाँ पर बचेगा एक टर्म बचेगा जेड माइनस जेड नॉट, जो लास्ट का इसके पहले रहेगा वो भी कांस्टेंट आएगा। इस तरह से अगर हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, कितनी बार डेरिवेटिव लेंगे, अगर m माइनस 1 टाइम्स डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास इधर वाले सभी टर्म 0 होने वाले हैं। m माइनस 1 टाइम्स अगर डेरिवेटिव लेंगे सभी 0 हो जाएंगे, और क्या होगा ये देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z, कितने टाइम्स, फॉर m minus 1 times ठीक है, दैट्स करेक्ट। तो वैल्यू देखिए क्या होने वाला है, d ओवर डी z जेड minus z naught m माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आ जाएगा आपका m माइनस 1। करेक्ट। अब देखिए ये वैल्यू क्या आने वाला है, जो भी वैल्यू आ रहा है उसको लिख दीजिए, जेड माइनस जेड नॉट पावर m एफ जेड इज इक्वल टू, तो जो यहाँ पर टर्म आएगा अगर मैं लिखूं, कुछ कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट तो रहेगा ही रहेगा, ए एन कोई कांस्टेंट आएगा, कोफिशिएंट वगैरह मैं इसको कांस्टेंट के कर देता हूँ, सिंपली कांस्टेंट आ जाएगा सिंपली। और जो पावर आ जाएगा जेड माइनस जेड नॉट, पावर यहाँ पर आ n plus जाएगा 1 n एन plus प्लस 1 वन आ जाएगा, दैट्स गुड, दैट्स करेक्ट। प्लस यहाँ पर जो वैल्यू आने वाला है
यहाँ पर देखिए यह सब गायब हो जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट बचेगा। कांस्टेंट में क्या आ जाएगा, m-1, मतलब 1 × 2 × 3 अप टू m-1। तो यहाँ पर जो टर्म आने वाला है, इस टर्म मैं लिखूंगा तो सिंपली इसको बोलूंगा m-1 फैक्टोरियल। m-1 फैक्टोरियल b1 बचेगा। बाकी सभी टर्म क्या हो चुके हैं, जीरो हो चुके हैं। इस साइड का टर्म जीरो हो चुका है, बस आपका आ चुका है। लिमिट लगा देंगे, ये भी जीरो हो जाएगा। अब रिप्लेस कर दीजिए लिमिट से, लिमिट भी लगा दीजिए, लिमिट z टेंस टू z नॉट। जैसे ही लिमिट अगर पुट करेंगे आप यहाँ पे, लिमिट z टेंस टू z नॉट, ये टर्म क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। सिर्फ यही बचेगा और ये बचेगा। यहाँ से आप रेसिड्यू निकाल सकते हैं। जो वैल्यू आ जाएगा दैट इम्प्लाई जो b1 की वैल्यू आने वाली है, m-1 फैक्टोरियल पर डिवाइड कर दीजिए इस साइड। और लिमिट है, बाहर लिमिट लगा सकते हैं, तो लिमिट मैं पहले ही लगा देता हूँ। लिमिट z टेंस टू z नॉट 1/m-1 फैक्टोरियल, एंड डेरिवेटिव रहेगा m-1 टाइम्स डिवाइड m-1 z-z0 पावर m fz। दिस इज द फार्मूला। अगर हमारे पास m ऑर्डर का पोल है, रेसिड्यू निकालना है, तो यह फार्मूला है। इस फार्मूले को नोट कीजिए। ये जो फैक्टोरियल टर्म है आप लोग समझ पा रहे होंगे। जो यहाँ पे एक टर्म मैं यूज कर रहा हूँ फैक्टोरियल m-1, इसका मतलब क्या रहा होगा, फैक्टोरियल m-1 की वैल्यू क्या रही होगी, इट इज इक्वल टू रहा होगा 1 × 2 × 3 × 4। कहाँ तक गया होगा, m-1 तक गया होगा। ये बार बार क्या होगा, ये बाहर आता जाएगा ना, m-1 आएगा, फिर उससे कम आएगा, फिर लाइक दैट। और जो लास्ट में हम लोग पूछेंगे तो 3 2 1 ऐसा करके आता जाएगा। ठीक है, तो m-1 फैक्टोरियल आ जाएगा। नोट कीजिए आप लोग इसको। नोट कीजिए। ठीक है, अगर हमारे पास सेकेंड ऑर्डर पोल रहेगा, जब भी पूछेगा तो हमारे पास मैक्सिमम सेकेंड ऑर्डर पोल तक पूछेगा। आपको इन जनरल फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला भी पूछ सकता है, क्योंकि ये तो देख के याद होना चाहिए आपको। तो अगर हमारे पास सेकेंड ऑर्डर पोल रहेगा तब के लिए, फॉर सेकेंड ऑर्डर पोल m इज इक्वल टू 2, दैट इज सेकेंड ऑर्डर पोल। टू माइनस वन करेंगे फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। ये कुछ वैल्यू देखिए, हमारे हम लोग क्या लिखते हैं, जो हमारे पास, अगर हमारे पास फैक्टोरियल, लेट्स हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं फैक्टोरियल 4, इसकी वैल्यू क्या होती है, 4 × 3 × 2 × 1 होगा। ऐसे निकालते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, आप लोग को आइडिया होगा। और जो कुछ फैक्टोरियल टर्म रहेंगे, अगर हमारे पास फैक्टोरियल 1 है, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 की वैल्यू 1 होती है। एंड फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 × 1, दैट इज 2 आ जाएगा। बाकी सबका जो हायर ऑर्डर रहेंगे आप निकाल पाओगे, हायर वैल्यू वाले जो फैक्टोरियल निकाल पाओगे। फार m इक्वल टू 2, 2 - 1 करेंगे फैक्टोरियल 1, वैल्यू क्या आ जाएगा, जस्ट 1 आ जाएगा। और यहाँ पर एक बार डेरिवेटिव आ जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे जो b1 रहेगा, इट इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू z नॉट d/dz। एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा बिकॉज m-1 है यहाँ पे, z-z0 fz। तो आप इसको सेकेंड ऑर्डर पोल के लिए याद रखिएगा। एक बार डेरिवेटिव करना है, एक बार डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, z-z0 से मल्टीप्लाई करके फंक्शन में उसका डेरिवेटिव करना है। कितनी बार, एक बार करना है। और लिमिट पुट कर देना है z टेंस टू z0। नोट कीजिए। ठीक है, ओके। हम लोग कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन देखेंगे।
ठीक है, हो गया, डन। ओके, कुछ कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे अब फंक्शन वगैरह का। ये DPP4 का क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शन, द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस थ्री पावर एन साइन वन अपॉन जेड माइनस थ्री हैज अ रेसिड्यू ऑफ 128 पॉइंट जेड इक्वल टू थ्री। द वैल्यू ऑफ एन इज, जो वैल्यू ऑफ एन क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास पोल नहीं है, क्या है, पोल नहीं है। तो हम लोग जो अभी फार्मूला देख रहे थे पोल का, उसको अप्लाई मत कीजिएगा आप लोग। तो हम लोग क्या कर सकते हैं फिर, जब पोल नहीं है तो हमारे पास और भी तो था ना, इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट था, उसको यूज करना है। तो किसके अबाउट है, चेक कर लेंगे कौन सा सिंगुलर पॉइंट है, कहाँ पे है, और हम लोग लॉरेंस सीरीज लगाएंगे, लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन लगाएंगे। ठीक है, देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर मैं इसका एक्सपेंशन करूंगा, ये जो हमारे पास फंक्शन है जेड माइनस जेड, जेड माइनस थ्री है यहाँ पे, पावर एन था। ये जो हमारे पास साइन है, अगर आपको बताना हो कि इसमें क्या है, कौन सा पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट कैसा है, इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट है, कहाँ पे है, कोई बता पाएगा? थ्री पे है। ये थ्री पर जिसका डोमेन है, डोमेन जो है जिसको आर्गुमेंट बोल सकते हैं, डोमेन बोल सकते हैं, इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड एट जेड इक्वल टू थ्री। जेड इक्वल टू थ्री इज इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, क्योंकि इसको अगर एक्सपेंड करोगे इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे, तो आप इसका फॉर्मेट याद रखिएगा। अगर हमारे पास इस फॉर्मेट के हमारे पास आ रहे हैं, लाइक एक्सपोनेंशियल वन अपॉन जेड माइनस वन या जेड माइनस जेड नॉट, कॉस वन अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, साइन वन अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, ये सब कहाँ जाने वाले हैं, इसेंशियल सिंगुलर पॉइंट होने वाले हैं एट जेड नॉट। तो ये ऐसा आ जाएगा, इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं यहाँ पे, साइन वन अपॉन जेड माइनस थ्री। ठीक है, हमको जो टर्म आएगा कैसा टर्म आना चाहिए, हमारे पास जो टर्म आएंगे ए एन जेड माइनस थ्री पावर एन प्लस समेशन भी रहेगा बी एन डिवाइड बाई जेड माइनस थ्री पावर एन, ऐसा ही टर्म चाहिए। जो टर्म ऑलरेडी जेड माइनस थ्री में रहेगा उसको हम लोग को छेड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज रखिए। तो हम लोग रखेंगे जेड माइनस थ्री पावर एन इन टू, इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करेंगे हमारे पास टर्म आएगा, लाइक साइन कैसा होता है, साइन हमारे पास Odd. ऑड फंक्शन होगा, मतलब ऑड पावर्स आने वाले हैं। ऑड पावर्स मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, वन बाई पहला जेड टर्म माइनस रहेगा थ्री से एक्स, लाइक हाँ वन अपॉन जेड माइनस थ्री आएगा, फर्स्ट टर्म हो माइनस जाएगा। अल्टरनेट प्लस माइनस आता है, तो वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री, और इसका हम लोग क्यूब करने वाले हैं, वन अपॉन जेड माइनस थ्री का होल क्यूब आ जाएगा लाइक दिस, प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल फाइव, वन अपॉन जेड माइनस थ्री का पावर फाइव आ जाएगा। अल्टरनेट प्लस माइनस लगाते जाइएगा, वन अपॉन जेड माइनस थ्री पावर सेवन एंड सो ऑन। हम लोग रिक्वायर्ड नहीं है कैलकुलेशन बाकी। अब देखिए, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, इसको आप लोग एक्सपेंड करके लिख लीजिए, एक बार लिखते हैं जेड माइनस थ्री एन, क्योंकि कोफिशिएंट पूछा हुआ है तो कोफिशिएंट कुछ हम लोग उसको फैक्टर निकाल लेते हैं। वैल्यू कब आएगा, देखिए वन अपॉन जेड माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस वन अपॉन यहाँ पर सिक्स आ जाएगा, जेड माइनस थ्री पावर थ्री है, प्लस इसका यहाँ पर 120 आ रहा है, दिस इज 120, और यहाँ पर क्या है, जेड माइनस थ्री पावर फाइव है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये माइनस आ जाएगा, अभी हमको आगे रिक्वायर्ड नहीं है, फैक्टोरियल सेवन रखिए, जेड माइनस थ्री पावर सेवन हो जाएगा एंड सो ऑन। तो अब देखिए कि हमारे पास जो रेसिड्यू दिया हुआ है, रेसिड्यू क्या होता था, रेसिड्यू होता था वन अपॉन जेड माइनस जेड नॉट का जो कोफिशिएंट रहेगा, वन अपॉन जेड माइनस जेड नॉट का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 120। 120। तो इसका मतलब ये जो टर्म है, ये जो टर्म है अगर इस टर्म से मल्टीप्लाई करेगा तो हमको क्या मिलना चाहिए था, वन अपॉन जेड माइनस जेड नॉट मिलना चाहिए था, और एक 120 तो है ही यहाँ पे, लाइक दिस। ऐसा मिलता है तो हम लोग बोल पाते, बाकी जो भी टर्म रहे वॉट एवर, इसको हम लोग एडिट छोड़ देते हैं। ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई करके ऐसा टर्म देना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कि रेसिड्यू क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे पावर क्या आ जाएगा, इसको एक बार सॉल्व करते हैं। 6। हाँ, तो यहाँ से हम लोग एन की वैल्यू निकाल पाएंगे। देखिए अगर हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना पड़े तो सिक्स के फोर, एन की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर लाइक सिक्स रखेंगे तो नहीं तो
पॉजिटिव में चला जाएगा ना, 4 रखना पड़ेगा ना, 4 एक निगेटिव नीचे आ रहा है ना, 4 करेंगे तभी तो 4 कट करेगा, एक बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए पावर क्या आने वाला है, ये जो टर्म आ जाएगा 1/z-3 और 1 माइनस एन आ जाएगा माइनस 1/6 z-3। यहाँ पर जो टर्म आ जाएगा 3 माइनस एन आ जाएगा, यहाँ पर जो टर्म आने वाला है प्लस 1/20 z-3 पावर 5 माइनस एन आ जाएगा। दैट्स ओके, एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो हम लोग बोलने वाले हैं कि जो 5 माइनस एन रहना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से बोल पाएंगे जो n की वैल्यू आना चाहिए n इज इक्वल टू 5 माइनस 1 दैट इज 4। n की वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। काफी इंपॉर्टेंट, मतलब कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाना होगा तो ऐसा वो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। ठीक है, आपका जो पिछला एग्जाम हुआ था आज से 8-10 साल पहले हुआ है, तो आप लोग एक उम्मीद कर सकते हैं कि क्वेश्चन को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसा फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। नोट कर लीजिए सभी लोग। सर लास्ट वाला स्टेप। अच्छा, लास्ट मतलब ये बोल रहा हूँ हमारे पास क्या हो जाएगा। देखिए अगर मैं बाई चांस n इक्वल 4 लेकर चलूंगा तो टर्म कैसा आ जाएगा, एक बार देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए, उसके बाद खुद समझ कर रेट रेट कर पाएंगे आप। मैं यहाँ पर मैं करता हूँ लेट n इक्वल टू 4 लेता हूँ। यहाँ 4 ले लिया, पहला टर्म क्या आ जाएगा, पहला टर्म आ जाएगा यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा z-3 पावर 4 माइनस 1 कीजिए 3 आ जाएगा। दूसरा टर्म क्या आ जाएगा -1/6, ये आ जाएगा z-3 पावर आ जाएगा यहाँ पर 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, दैट इज दिस। सेकेंड टर्म यहाँ पर 1/120, ये आ जाएगा z-3 आ जाएगा, करेक्ट, यही वैल्यू तो आएगा। और इसके बाद आ जाएगा -1/7। अगर 4 है यहाँ पर 7 है तो 1/z-3 पावर 3 आ जाएगा। तो अब बताइए रेशियो क्या होगा इसका, देखकर क्या लग रहा है आपको, 120 होगा ना, यही तो रेशियो होगा। हाँ जी, हाँ ऑलरेडी जी, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रेशियो क्या है, तो हाँ इसको यूज करना था बेसिकली। जो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है रेशियो क्या है, 120 है। 120। हाँ, तो इसी को मैं इस फॉर्मेट में बनाकर कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयर करना है आपको, सेम फॉर्मेट का बनाकर कंपेयर कर लीजिए, तो आपका एन की वैल्यू क्या होना चाहिए था आइडिया लग जाएगा। द फंक्शन ऑफ एफ जेड हैज अ रेशियो ऑफ 128 पॉइंट जेड इक्वल टू 3 मेंशन किया हुआ है। द वैल्यू ऑफ एन पूछा हुआ था, इसकी वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। नोट कर सर लीजिए। किसी भी फंक्शन के लिए रेसिड्यू यूनिक रहेगा? यूनिक मतलब हाँ वो यूनिक रहेगा, फॉर अ गिवन फंक्शन वो यूनिक रहेगा। b1 तो हमेशा यूनिक रहेगा, ऑलवेज यूनिक रहेगा। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, अगर हमारे पास फंक्शन के पास सिंगुलर पॉइंट की संख्या डिफरेंट डिफरेंट है तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट रेसिड्यू हो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट पे यूनिक रहेगा, जो भी वैल्यू रहेगा यूनिक रहेगा। ठीक है, नोट कीजिए। कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये हो गया क्या, ओके, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। ये जेकेपीएससी में पूछा गया है, 2009 में पूछा गया था। द रेशियो ऑफ द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू दिस एट इट्स पोल इज, इसके पोल पर रेशियो निकालना है। अब तो पोल तो यहाँ पर दो दो आ गया है, ठीक है, इन्होंने देखिए मेंशन नहीं किया हुआ है, कोई बात नहीं, हम लोग 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं क्या आने वाला है। ठीक है, देखिए हमारे पास सिंगुलर पॉइंट्स क्या होने वाले हैं, जो एफ जेड है, एफ जेड इक्वल टू 2z डिवाइड बाई जेड प्लस 4 जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, लाइक दिस। ठीक है, ये वैल्यू आने वाला है, करेक्ट। अब हमारे पास जो सिंगुलर पॉइंट है, यहाँ पर दो सिंगुलर पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट अगर देखेंगे एक तो हो जाएगा z इक्वल टू -4 हो जाएगा, और जो दूसरा सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा z इक्वल टू 1 हो जाएगा। z इक्वल टू -4 कैसा है, सिंपल पोल है, ये आपका सिंपल पोल है, सिंपल पोल है। और जो आपका सेकेंड है z इक्वल टू 1, एक ऐसा पोल है, ये सेकेंड ऑर्डर पोल है, सेकेंड ऑर्डर पोल है। ठीक है,
इनको देखिए साफ साफ क्लियरली मेंशन करना चाहिए था कि हमारे पास किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। इन्होंने मेंशन नहीं किया, थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूजन में डाल दिया। मतलब थोड़ा सा अगर अच्छा क्वेश्चन होता तो यहाँ पर मेंशन किया होता किस पॉइंट पर निकालना है। अदरवाइज क्या पूछ सकते थे, सम ऑफ द रेशियो पूछ सकते थे, इन्होंने सम को भी मिस कर दिया है कि द सम ऑफ द रेशियो ऑफ दिस फंक्शन। तो हम सम का अगर होता तो दोनों पॉइंट पे निकाल कर ऐड कर देते, तो सम ऑफ द रेशियो निकल जाता। या पर्टिकुलर अलग अलग निकालना है तो कोई पॉइंट यूज कर सकते थे। चलिए, तो हो सकता है बहुत पहले का है तो हो सकता है उन्होंने मिस किया हो, कोई बात नहीं, हम लोग 1 बाय 1 निकालते हैं। तो हम लोग अगर सिंपल पोल पर निकालना हो तो क्या करेंगे, पुट कर लीजिए। ठीक है, सिंपल पोल पर अगर निकालना है तो इसको हम लोग अगर डेरिवेटिव करने जाएंगे तो लंबा हो सकता है, मल्टीप्लाई डायरेक्टली वैसे करेंगे ही सर। पुट कर सकते हैं। हाँ देखिए वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ जेड, हम लोग रेजिड्यू निकाल रहे हैं, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू माइनस। 8/25 है। ओके गुड। तो ये देखिए वैल्यू क्या आ जाएगा, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लिमिट जेड टेंस टू -4, जेड यहाँ पर जेड प्लस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जेड माइनस माइनस करेंगे प्लस में आ जाएगा, 2z डिवाइड बाई जेड प्लस 4 जेड -1 का होल स्क्वायर। यह टर्म देखिए कैंसिल हो जाएगा, जेड इक्वल टू -4 पुट कर लीजिए तो -8 डिवाइड बाई, यहाँ पर अगर पुट करेंगे -8 आएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा, -8 डिवाइड बाई जेड -1, तो ये -4 -1 का होल स्क्वायर, तो ये -8 डिवाइड बाई 25, -8 आ रहा है, आप प्लस में बोल रहे थे आप तो भी, ये 8 नहीं है, -8 जी आ रहा है। सर, माइनस ही आएगा। हाँ, दूसरा निकाल लीजिए रेशिड्यू, रेशिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू, जो दूसरा पॉइंट है वो आपका है 1 पे है, 1, ये आपका सेकेंड ऑर्डर पोल है, सेकेंड ऑर्डर पोल है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, लिमिट जेड टेंस टू 1। अब हम लोग यहाँ पर डेरिवेटिव लेने वाले हैं डी ओवर डी जेड, जेड -1 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे फंक्शन में, जो भी फंक्शन है, 2z डिवाइड बाई जेड प्लस 4 एंड ठीक है, जगह हो गया है, जेड प्लस 4 एंड जेड -1 का होल स्क्वायर। यह टर्म देखिए कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर पोल है तो कैसे रेशिड्यू निकालना है देख लीजिए यहाँ पर, ऐसे ही हमारे पास फॉर्मेट होना चाहिए, एक बार डेरिवेटिव करना होता है, जिस पर रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, टर्म कैंसिल हो जाएगा सिंपली। इट इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू 1 डी ओवर डी जेड, किसका निकालना है, 2z डिवाइड बाई जेड प्लस 4। ये आपको आइडिया होगा कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आप एक बार देख लीजिए, अगर हमारे पास डेरिवेटिव निकालना है, ddx निकालना है, किसका निकालना है, लेकिन हमारे पास दो फंक्शन है, एक f1 है डिवाइड बाई f2 है, इसका निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे f2 एंड डेरिवेटिव ऑफ f1 कर देंगे, पहले का डेरिवेटिव कर देंगे, माइनस f1 मल्टीप्लाइड बाई f2 का डेरिवेटिव कर देंगे, डिवाइड बाई f2 का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो इसी फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा, यूज कीजिए इसको। तो हम लोग पहले करेंगे, वैल्यू आ जाएगा, न्यूमरेटर में डेरिवेटिव करना है, f1 प्राइम करना है, और z प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा डिनोमिनेटर से, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस 2z डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर f2 का डिनोमिनेटर कीजिए तो वैल्यू आ जाएगा 1 + 0 डिवाइड बाई z प्लस 4 का होल स्क्वायर, और लिमिट क्या पुट करना है, z इक्वल टू 1 पुट कर देना है, z इक्वल टू 1 पर पुट करना है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 1 पुट कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 to 10 आ जाएगा, 10 - 1 करेंगे 2 आ जाएगा, 10 - 2 डिवाइड बाई जेड प्लस 4, दैट इज पुट करेंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 डिवाइड बाई 25 लाइक दिस, ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। हाँ, तो इनका जो कहने का मतलब था एक ही देखिए मैच कर रहा है, जो कहने का मतलब रहा होगा कि आप निकाले रेशिड्यू किस पर निकालिए, जेड इक्वल टू 1 पर निकालिए, इन्होंने वो पॉइंट मिस किया था। ठीक है, जो आपका आंसर दिया हुआ है किसके लिए दिया हुआ है, जेड इक्वल टू 8 जेड इक्वल 1, इस पर निकालना था, और ऑप्शन था आपका ऑप्शन डी। एग्जाम में मेंशन क्या रहेगा तो उसके लिए आपको चिंता करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन कैसा हो सकता है, ये हो सकता था, देखिए जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ऐसा हो सकता था,
रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0, एक ऐसा हो सकता था, दूसरा हो सकता था रेसिड्यू एट z इक्वल टू 1, और तीसरा हो सकता था सम ऑफ रेसिड्यू। सम पूछा होता तो क्या हो जाता, दोनों को ऐड कर देते 0 आ हो जाता। जाता। हाँ, तो सम ऑफ रेसिड्यू 0 आ जाएगा। तो आपको तीनों फॉर्मेट ध्यान रखना होना चाहिए। सम ऑफ रेसिड्यू भी कभी कभी पूछता है, जब सम ऑफ रेसिड्यू पूछेगा तो दोनों को जोड़ देना है, जितने भी रेसिड्यू आ रहे हैं सभी को ऐड कर दीजिएगा। नोट कीजिए। ठीक है, ओके। ठीक है, मैं आगे प्रोसीड करूँ फिर। ओके, ये तो हम लोग देखे थे। ये डी ट्रिपल एस में पूछा हुआ है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। फॉर द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 16z डिवाइड बाई जेड प्लस 3 जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर है, द रेसिड्यू एट पोल जेड इक्वल टू 1। जेड इक्वल टू 1 पे इसका रेसिड्यू निकालना है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। आप लोग का डीपीपी अपलोड हो गया होगा, वहाँ पर सफिशियंट क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन है, और काफी अच्छा कलेक्शन है। आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा उनको। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जेड इक्वल टू 1 दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। एट 1 इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 1। सेकेंड ऑर्डर पोल है, आप देख पाएंगे कैसा है। z इक्वल टू 1 इज सेकेंड ऑर्डर पोल। एग्जाम में मैक्सिमम जो पूछेगा आइदर वो सिंपल पोल रहेगा या सेकेंड ऑर्डर पोल रहेगा। तो दोनों को अलग से हम लोग स्पेसिफिक फार्मूला देख चुके हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर सिंपली डेरिवेटिव करना होता था, एक बार डेरिवेटिव करेंगे, z माइनस 1 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 आएगा। हाँ करेक्ट, z प्लस 3 z माइनस 1 का होल स्क्वायर, यह टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको वैल्यू पुट कीजिए, लिमिट z टेंस टू 1। 16z डिवाइड बाई z प्लस 3, z प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई, इसका डेरिवेटिव करेंगे 16 माइनस 16z इंटू डेरिवेटिव ऑफ इट करेंगे 1 आ जाएगा, डिवाइड बाई z प्लस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करना है, z इक्वल टू 1 प्लेस कर देना है, 4 इंटू 16 माइनस 16 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए 16 16, तो 4 माइनस 1 आ जाएगा, दैट इज 3 आ जाएगा। 3 इज द आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट। नोट कीजिए। रेसिड्यू का एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, कंटूर इंटीग्रेशन। ये हो गया, नोट कीजिए नोट कीजिए। हम लोग क्लास को 10 मिनट एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्वांटम तो क्लास सर हमारे कंट्रोल सिलेबस में कॉम्प्लेक्स कंटूर इंटीग्रेशन है। बिल्कुल है, कंटूर जो इंटीग्रेशन वगैरह होता है उसको कंटूर इंटीग्रेशन नाम देते हैं। जी सर। हाँ, कॉम्प्लेक्स का जड़ ही आपका कंटूर इंटीग्रेशन है। ठीक है, जी। कॉम्प्लेक्स है वो सिलेबस में है, और क्वेश्चन पूछेगा भी, इस बात का ध्यान रखिए।
तो 10 मिनट का एक्सटेंशन चलेगा क्या आप लोग को? 10 मिनट और हम लोग एक्स्ट्रा खींचेंगे जी 7:40 सर। ठीक। सर क्वांटम सर का सर इशू क्या है सर? वो उसकी क्लास रोज कैंसिल होती है। अच्छा, आज का भी कैंसिल है? यस सर, कैंसिल है कितनी बार कैंसिल हुआ अभी तक? सर। लगभग 2-3 बार हुआ कैंसिल। अच्छा, कितनी क्लासेस हुई हैं उसकी अभी तक? 2 क्लास हुई है बेसिक्स, बस वो पहले ही उसने दी थी, बट उसके बाद नहीं दी है कभी। चलिए ठीक है, मैं मैनेजमेंट से बात करता हूँ, बोल दूंगा उनको ऐसा ना करें। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, मैं बात कर लेता हूँ क्या दिक्कत चल रहा है उनका। ठीक है, कभी कभी फैकल्टी पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना, फैकल्टी वगैरह भी। सर 8:30 बजे ये नहीं है फिर आज 8:30 बजे जो नया टाइम दिया। तो वो कैंसिल हुआ। कैंसिल हो गई है वो। ठीक है, 10 मिनट हम लोग एक्स्ट्रा करेंगे, हम लोग 7:40 तक देख लेंगे, थोड़ा बहुत चीज़ें और पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर बेस्ड, फिर हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। इसके जेके पीएससी में पूछा हुआ है, 2009 में पीजीटी में पूछा हुआ है, द रेसिड्यू ऑफ कॉट जेड एट जेड इक्वल टू 0। द रेसिड्यू ऑफ कॉट जेड एट जेड इक्वल टू 0। तो कॉट जेड क्या है? ये हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास जो उसको अगर लिखना होगा, आप कैसे लिख पाओगे? जब भी हमारे पास कॉट जेड आए, टैन जेड आए, या फिर सेक जेड आए, ऐसे जब भी हमारे पास टर्म आए, कॉस क्या होगा? आपको कन्वर्ट करना है इनटू साइन और कॉस। साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ये आपका मेथड है सॉल्व करने का, और सिंपली सॉल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जब भी आपके पास दिखाई दे टैन जेड हो, कॉट जेड हो, सेक जेड हो, कोसेक जेड हो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इनको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू साइन जेड कॉस जेड, देन सॉल्व, ठीक है। चलिए, तो देखिए हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, कॉट जेड दिया हुआ है, एफ जेड की वैल्यू क्या दिया हुआ है? एफ जेड इक्वल टू कॉट जेड। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा? वी कैन राइट इट लाइक कॉस जेड डिवाइड बाई साइन जेड, करेक्ट। कॉस जेड डिवाइड बाई साइन जेड लिखा जा सकता है। अब बताइए सिंगुलर पॉइंट कहाँ पे आएगा? जहां पर साइन जेड की वैल्यू 0 आ जाएगी, जहां एन पर पाई। साइन जेड की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो सिंगुलर पॉइंट क्या आ जाएगा? एट विच साइन जेड इज इक्वल टू 0। और साइन जेड की वैल्यू 0 कब होती है? जब भी एन हमारे पाई पास, हाँ, एन पाई जीरो। पे 0 होगी। अगर हम लोग साइन पाई लिखें, इसकी वैल्यू भी 0 होती है। साइन 2 पाई लिखें, इसकी वैल्यू भी 0 होती है। साइन 3 पाई लिखें, इसकी वैल्यू भी 0 होती है। तो हम लोग मोटी मोटा बोलेंगे, जहां पर साइन एन पाई रहेगा, वो सब वैल्यू क्या देने वाले हैं? 0 देने वाले हैं। एन क्या होगा? इंटीजर होगा। एन यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर है। तो हम लोग क्या बोल पाएंगे? इट इज इक्वल टू साइन एन पाई, ठीक है, साइन एन पाई। तो हमारे पास जेड की वैल्यू क्या आ गई? जेड इक्वल टू एन पाई, जेड इक्वल टू एन पाई। इसमें से एक सिंगुलर पॉइंट लिया हुआ है, जेड इक्वल टू 0 लिया हुआ है। अगर पूछता नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स कितने हैं, तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट। कितने सिंगुलर पॉइंट है? एन जेड। एन की वैल्यू आप चेंज करते जाइए, बहुत सारे सिंगुलर पॉइंट आने वाले हैं। दैट्स ओके। लाइक जो वैल्यू आता 0 पुट कर दीजिए, शुरुआत कहाँ से होता? 0 हो जाता, माइनस पाई, प्लस पाई, -2 पाई, +2 पाई, एंड सो ऑन। ये सभी कहाँ पे है? सिंगुलर पॉइंट्स हैं। 0 पे पूछा हुआ है तो हम लोग 0 पे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सर ये सारे सिंपल पोल्स हैं, हाँ? सभी सिंपल पोल है, क्योंकि इसका जो पावर है, पावर क्या है? पावर 1। दैट इम्प्लाइज ऑल आर सिंगल पॉइंट, ऑल एन जेड आर सिंपल पोल, सभी सिंपल पोल, ठीक है। ओके, अब कैलकुलेट करते हैं। जो हमारे पास देखिए मैंने क्या बताया था, सिंपल पोल में कैलकुलेशन आसान होता है। एन पाई रखेंगे, नॉन जीरो है, न्यूमरेटर कैसा है? नॉन जीरो है। तो सिंपली न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का क्या करना है? इसका डेरिवेटिव कर देना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? जो रेसिड्यू आ जाएगा, हाँ, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट, हमारे पास जो भी आएगा सिंगुलर पॉइंट उसकी बात कर रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस जेड डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर साइन जेड। किस पॉइंट पे? जेड इक्वल टू जेड नॉट पे पुट कर देना था। तो कॉस जेड डिवाइड बाई साइन जेड का जब डेरिवेटिव करेंगे क्या आ जाएगा? कॉस जेड ही आने वाला है। और ये वैल्यू तो कैंसिल हो गया,
जेड नॉट पे रखना था, 1 आ गया, सिंपली 1 आ गया। तो सभी सिंगुलर पॉइंट पे, दैट इज सभी एन पाई पे इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। एट ऑल सिंगुलर पॉइंट्स, यहाँ पर चाहे 1 होता मतलब 0 है या सिंपली दूसरे सिंगुलर पॉइंट होते हैं, सभी जगह इसका जो वैल्यू आ रहा है, जो रेसिड्यू आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट। क्लियर है सभी लोग को? ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए बाय चांस अगर हमको पूछता कि कितने सिंगुलर पॉइंट है, हम लोग बोलते देयर आर इनफाइनाइट सिंगुलर पॉइंट्स, एन पाई इनफाइनाइट संख्या है। सभी सिंगुलर पॉइंट पर रेसिड्यू क्या आएगा, 1 आएगा। सभी पर 1 आ रहा है। इंडिपेंडेंट है कि किस सिंगुलर पॉइंट पर निकाल रहे हैं, नोट कर लीजिए। सर अगर ये z इज इक्वल टू पाई/2 पे पूछता तब क्या करते हैं हम? जेड इक्वल टू पाई/2 पे सिंगुलर पॉइंट रहेगा। आप देखिए सिंगुलर पॉइंट नहीं रहेगा ना, साइन जेड, साइन पाई/2 पर इसकी वैल्यू 1 होती है। डिनोमीटर क्या हो जाएगा, डिनोमीटर मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट नहीं होता। आपका कहने का मतलब ये था कि अगर हमारे पास यह भी 0 हो जाता, उस पॉइंट पे कैसे निकालने हैं, जी उस जी पॉइंट सर। पे जो हमारे पास जो नॉर्मल मेथड था ना, उसको फॉलो करना है। नॉर्मल मेथड क्या था जो हम लोग यूज कर रहे थे, वो था लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट एफ जेड, इसको यूज करते, ये आपका रेसिड्यू हो जाता। ठीक है, थैंक यू इसको सर। यूज करते, थैंक यू। नोट कीजिए। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कंटूर इंटीग्रेशन। मतलब कंटूर का ही पार्ट है बेसिकली। आप जो रेसिड्यू निकाल रहे हैं वो सब कंटूर के पार्ट हैं, ठीक है ना। रेसिड्यू मतलब कंटूर का स्टार्टिंग हो चुका है। तो जिसमें थ्योरम रहेगा उसको हम लोग देखते हैं, कोसी इंटीग्रल थ्योरम। हो गया क्या सभी लोग का, नोट कीजिए इसको आप लोग। यस सर। इंटीग्रल थ्योरम, देखिए अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और उसके पास एक कोई रीजन है, जो हम लोग अगर रीजन ले रहे हैं, लेट ये कोई रीजन है, ठीक है। आप समझ लीजिए पहले चीजों को, ये हमारे पास आर रीजन है, और इसमें क्या है कि हमारे पास जो एफ जेड है इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इन आर। इसमें सभी जगह क्या है, एनालिटिक है। तो अगर हम लोग क्या करें, कोई 2 पॉइंट ले रहे हैं, लेट्स इस पॉइंट पर हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। कोई पाथ ले रहे हैं, लाइक कोई पाथ है, इस पाथ के अलोंग जो लाइन इंटीग्रल रहेगा, लाइन इंटीग्रल मतलब कोई एक पाथ के अलोंग हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लाइक दिस। इसके अलोंग हम लोग अगर इंटीग्रल कर रहे हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं, लेट्स पी टू क्यू कर देते हैं। जो वैल्यू आएगा, ठीक है, यह पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ये वैल्यू क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट आएगा। तो जो वैल्यू रहेगा, जो वैल्यू आने वाला है, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, इफ एफ जेड इज एनालिटिक एट एनालिटिक इन रीजन आर। आप समझ सकते हैं, मैं सभी पॉइंट पे होना चाहिए, इन रीजन आर, इन रीजन आर, देन लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंटूर इंटीग्रल बोलते हैं। लाइन इंटीग्रल, कंटूर इंटीग्रल, कंटूर इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल बिटवीन टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स of fz will be path independent, will be path independent। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट हो गया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या रहेगा, अगर हमारे पास एक क्लोज कर्व रहेगा,
अगर यह क्लोज कर्व रहेगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, कंटूर इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल लिख सकते हैं सिंपली, लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अराउंड any closed curve, क्लोज्ड कर्व, और इसको क्लोज्ड कंटूर भी बोल सकते हैं, क्लोज्ड कंटूर, लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अराउंड एनी क्लोज्ड कर्व इनसाइड आर विल बी 0। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग देखिए हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन एनालिटिक था। लेट यहाँ पर हम लोग कोई एक कर्व लेकर चल रहे हैं, लेट दिस सिंपल कर्व है। अच्छा, लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अराउंड एनी क्लोज्ड कर्व, ये जो भी कर्व रहेगा सिंपल कर्व होता है। इसको ब्रैकेट में आप सिंपल कर्व लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड नहीं आपको याद रखने का। जो कर्व होता है सिंपल कर्व होता है, बेसिकली डेफिनेशन याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी कर्व आपको देखने को मिलेगा हर जगह सिंपल कर्व ही रहने वाला है। सिंपल कर्व का मतलब क्या होता है, नॉट इंटरसेक्टिंग, नॉट इंटरसेक्टिंग। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग ऐसे कर रहे हैं लाइक दिस, ये सब क्या है, सिंपल कर्व हैं, ये सब सिंपल कर्व हैं, ऑल आर सिंपल कर्व। लेकिन जैसे ये सब क्या है, सिंपल कर्व हैं, ये सभी क्या है, सिंपल कर्व है, सिंपल कर्व है। ठीक है ना, एक दो क्लोज कर्व है, यह नॉन क्लोज कर्व है, ओपन है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं लाइक दिस, नॉट सिंपल कर्व। ठीक है, ओके। तो इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अराउंड एनी क्लोज्ड कर्व इनसाइड आर विल बी 0। इसका मतलब क्या था, अगर मैं इसको बोल रहा हूं, लेट्स हमारे पास यह सी, इसको हम लोग सी प्राइम करें, ये सी हमारे पास है, इस तरह कोई क्लोज कर्व है, तो जो वैल्यू आ जाएगा इसमें 2 पॉइंट में ही लिखिएगा, पॉइंट 2 में ही लिखिएगा, जो वैल्यू आ जाएगा क्लोज कर्व के अराउंड लाइन इंटीग्रल एफ जेड डी जेड, ये वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास फंक्शन एनालिटिक रहेगा, आंख बंद करके 0 लगा देना है आंसर। ठीक है, पहले देख लीजिए जिस रीजन की बात कर रहा है, जहां पर हमारे पास ये पाथ लिया गया है, उसके पास में क्या है, हमारे पास जो फंक्शन है वो एनालिटिक है या नहीं है। अगर एनालिटिक है तो कुछ कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, सिंपली 0 करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये पूछा हुआ है लाइक ये वैल्यू दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल z साइन 2z dz, इसकी वैल्यू क्या होने वाली, कोई एक क्लोज कर्व डिफाइन किया रहेगा, कोई एक पाथ बोल दिया रहेगा। ये जो फंक्शन है तो सभी जगह क्या होता है, एनालिटिक होता है, इट इज एनालिटिक एवरीवेयर। एक्सपोनेंशियल z है, साइन 2z है, एनालिटिक एवरीवेयर। ये वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। क्लोज कर्व के लिए हम लोग यहाँ पर एक क्लोज कर्व का साइन दिखाते हैं, यह वैल्यू 0 आएगा, इट इज 0। एग्जाम्पल में नोट कर सकते हैं। क्योंकि यह फंक्शन कहाँ पे है, एनालिटिक एवरीवेयर है। अगर हमारे पास गिवन फंक्शन एनालिटिक एवरीवेयर है तो उसका क्लोज कर्व हमेशा कंटूर कैसा आएगा, 0 आएगा। एक एग्जाम्पल लेंगे जो एग्जाम में पूछा भी गया है, उसके थ्रू हम लोग समझते हैं, फिर इसके बाद हम लोग स्टॉप कर देंगे आज का क्लास। अच्छा, एग्जाम वाला मेरे पास अभी है लेकिन बाद में उसको देखेंगे। एक डीपीपी क्वेश्चन है, उसको देखेंगे, नोट कीजिए सभी लोग इसको। क्लियर है क्या सभी लोग को? यस सर। ठीक है, मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। चलिए, इसमें देखिए, द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिस where the contour C is the unit circle z minus 2 is equal to 1, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। इट में भी यहाँ पर z हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, z रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ई स्क्वायर और ई जेड ले लीजिए। यहाँ पर में भी मिस्टेक किया हो टाइपिंग वाले ने, वहां पर हो सकता था कि ई जेड लिखा हो सकता था, जेड स्क्वायर एफ जेड की वैल्यू।
दोनों पे सेम रिजल्ट आएगा, चाहे वो जेड ई के पावर 2 हो, कांस्टेंट है, या जेड हो। क्योंकि यहाँ पर क्यों आएगा, क्योंकि जीरो आने वाला है। अब ये देखिए हमारे पास पर्टिकुलर फंक्शन दिया गया है। फंक्शन सिंगुलर पॉइंट कहाँ पे है, Z सिंगुलर इक्वल पॉइंट टू कहाँ पे जीरो होने पे, वाला, जेड Z इक्वल टू इक्वल जीरो पे होने वाला है। तो सिंगुलर सर्कल के पॉइंट, बाहर है मगर। करेक्ट, जेड इक्वल टू जीरो पर सिंगुलर पॉइंट है। अगर हम लोग उसको प्लॉट करें तो हमारे पास सिंगुलर पॉइंट देखिए कहाँ पे है, सिंगुलर पॉइंट ये वैल्यू यहाँ पे है, जेड इक्वल टू जीरो, इट इज सिंगुलर पॉइंट। ये क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगुलर पॉइंट है, एक ही सिंगुलर पॉइंट है इस गिवन फंक्शन के लिए, ओनली वन सिंगुलर पॉइंट। बाकी जगह पर क्या होगा, फंक्शन एनालिटिक होगा, रेस्ट ऑफ इट एनालिटिक होगा, एवरीवेयर एनालिटिक है। ये जो कंटूर देखिए, कंटूर क्या दिया गया है, एक सर्कल दिया गया है। सी क्या है, सी एक सर्कल है। सेंटर क्या है, 2 पे है। रेडियस क्या है, 1 है। मैं क्या लिखता था, जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर लिखता था। आर को बोलता था रेडियस होता है, इट इज रेडियस ऑफ सर्कल। और ये क्या होता है, सेंटर होता था। सेंटर किसका होता था, सर्कल का होता था। ठीक है, तो रेडियस क्या है, 1 है। सेंटर कहाँ पे, 2 पे है, 1 एंड 2। यहाँ पर देखिए ए पर्टिकुलर यहाँ पर सेंटर आ जाएगा, रेडियस 1 लेना है। तो आप इसको अगर ड्रॉ करोगे, दिस इज कंटूर, दिस इज कंटूर। ये वैल्यू क्या है, इट इज z माइनस 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो अब बताइए फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है, फंक्शन इज एनालिटिक। अगर इस रीजन की बात करें, एवरीवेयर फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ जेड, जो भी हमारे फंक्शन लिखा गया था, ई रेस्ट पावर जेड साइन जेड डिवाइड बाई जेड स्क्वायर इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड सी। तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इंटीग्रेशन सिंपली क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो करेक्ट, जीरो वेरी गुड। तो ये जो इंटीग्रेशन रहेगा एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू, कितना आसान था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास जो कंटूर बन रहा है, देखिए वो एनालिटिक रीजन में है कि नहीं। अगर एनालिटिक हो गया कि सब जगह एनालिटिक दिख रहा है, आंख बंद करके जीरो आंसर करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर था कंटूर, देखिए यहाँ पर मैंने बनाया ना, कोई सिंगुलर पॉइंट आया नहीं, आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि एक ही सिंगुलर पॉइंट था, वो जीरो पे था, जो कि बहुत दूर है। आया ही नहीं, जीरो कर देंगे। ओके ओके देन, थैंक यू। आज के सेशन इतना ही रखेंगे, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर एसएसपी भी आप पढ़ाएंगे? हाँ, एसएसपी मैं ही पढ़ाऊंगा। अच्छा, ये जो हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स है, ये कितनी देर बाद खत्म होगा, कितना टाइम लगेगा इसको? देखिए आपका जो भी टॉपिक मेंशन किया हुआ है, 6 लेक्चर का हम लोग मान के चल रहे हैं। किसी किसी में 7 हो जाएगा, किसी किसी में 5 हो जाएगा, इतना ही होगा, प्लस माइनस में अगर चलेंगे तो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जितने भी से टॉपिक हैं सभी में आप इतना ऐड कर लीजिए। टेंसर वगैरह कम होता है, 3 लेक्चर का रहेगा, 2-3 लेक्चर टेंसर रहेगा, टेंसर डिफरेंशियल रहेगा 6 लेक्चर 7 लेक्चर का। और ईएमटी? ठीक है, फिलहाल मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको मैथमेटिकल फिजिक्स से सॉलिड है, दैट्स फॉर कंफर्म। ठीक है, सर ईएमटी कौन पढ़ाएगा? ये मैनेजमेंट से बात कीजिए, मैनेजमेंट से बोलिए एक बार, उनसे पूछिए एक बार। ठीक है, ओके देन, थैंक यू। आज के सेशन इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक यू सर। Thank you, sir. गुड नाइट।